गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। शुरू में हम सारा टॉपिक जो है वो हिंदी में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग इसको डायरेक्ट इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स देख सकते हैं। चैप्टर्स मतलब कि कौन से टाइम से जो है वो इंग्लिश की डिस्कशन शुरू हो रही है, वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से इंग्लिश में हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं ये सारे टॉपिक्स को हिंदी में। तो हमारा पहला टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो अभी जो है आपको पता है चेन्नई में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लडिंग हो गई है क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है चेन्नई में। और उसका रीज़न जो है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। आपको पता है कि हमारी कंट्री में दो सिस्टम्स हैं मानसून के। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून जो आपका जून सितंबर के बीच में आता है। एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है और एक खासकर जो सदर्न पेनिनसुला है, सदर्न इंडिया है, वहाँ पर ये सीमित होता है। तो आपके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोस्टल आंध्र प्रदेश, केरला, इस एरिया में जो बारिश होती है ये साउथ वेस्ट मानसून में नहीं होती है। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम विंटर मानसून भी कह सकते हैं, ये उस पीरियड में होती है, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है चेन्नई में, एक्चुअली जो ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है ये सिर्फ विंड पैटर्न का चेंज ही नहीं होता है, इसमें और भी जो है वो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कुछ साइक्लोन्स या आपके जो है प्रेशर सिस्टम्स, हाई प्रेशर सिस्टम जो आपका बे ऑफ बंगाल से आ रहा है। तो ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी यही चेन्नई में हुआ है कि जो एक लो प्रेशर बना हुआ था बे ऑफ बंगाल में, वो मूव हो गया और वो है आपके इस नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी वो जो है उसने पुश किया। और जो है आपके जो है चेन्नई में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से फ्लड आ गई। ठीक है, अब जो है इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, हर साल आता है तो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो तमिलनाडु में अगर पूरे साल जितनी बारिश होती है उसकी जो 48% जो बारिश है वो इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून के पीरियड में ही होती है। अब इसमें होता क्या है कि जब आप साउथ वेस्ट मानसून, जो आपका नॉर्मल मानसून जो जून से आपके सितंबर के पीरियड में होता है जनरली, जब वो रिट्रीट करने लगता है, जब वो जाने लगता है मिड अक्टूबर में कंट्री से के कंट्री ऑफ कोर्स पेनिनसुला के ऊपर से, तब क्या होता है कि विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। तब आपकी जो साउथ वेस्टर्ली मानसून था वो चेंज होकर जो है विंड पैटर्न जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में विंड जो है वो बहने लगती हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो लो प्रेशर सिस्टम्स हैं या डिप्रेशंस या साइक्लोन्स जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है डायरेक्शन में विंड उनको मूव करती है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ से होती है, नॉर्थ ईस्ट से लेके बे ऑफ बंगाल के ऊपर से वो मॉइस्चर उठाएगी और सारी बारिश जो है वो आपके सदर्न पेनिनसुला में करेगी। ठीक है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पद्म अवार्ड्स। तो अभी रिसेंटली जो है 2020 के जो अवार्ड्स थे वो इस साल जो है वो सेरेमनी करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 4 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 61 पद्मश्री अवार्ड जो है वो पेश किए हैं। तो अब ये 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं। ये कौन कौन सी जो है वो कैटेगरीज में मिलते हैं, ये देखो, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ये जितनी कैटेगरीज मेंशन की है इसके अंदर जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया होता है उसको ये अवार्ड्स मिलते हैं। तो पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। पद्म भूषण जो है वो हाई ऑर्डर के लिए मिलता है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए। पद्मश्री जो है वो डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। ठीक है, तो जो इनकी इंपॉर्टेंस है, जो इनकी जो एक तरह से अगर हम कैटेगराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण सेकेंड नंबर पे आता है और पद्मश्री जो है वो बहुत सारे लोगों को मिलता है, वो थोड़ा सा इन एज कंपेयर टू इन दोनों के वो थर्ड कैटेगरी पर आता है। ठीक है, अब ये अनाउंस कब किए जाते हैं, जनरली रिपब्लिक डे पर हर साल इसको अनाउंस किया जाता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लीगल मीट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2011। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, वो इस लीगल मेट्रोलॉजी जो रूल्स होते हैं इसमें कुछ ना कुछ जो है वो एज कम जब जैसा भी इंपोर्ट का जो हमारा जो है जो स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं उसके हिसाब से इसमें चेंज करता रहता है। ठीक है, तो ये रूल्स क्या हैं, ये रूल्स उससे रिलेटेड हैं जो आपकी पैकेज कमोडिटीज़ इंपोर्ट की जाती हैं कंट्री के अंदर, तो उसके लिए कुछ जो रूल्स बनाए जाते हैं कि क्या उसके ऊपर छपा होना चाहिए, क्या क्या जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी कैटेगरी जो है ये ऐसे ऐसी जो है आपके पैक्ड कमोडिटीज़ जो आपकी इंपोर्ट होती हैं उसके लिए ये रूल्स यही होते हैं। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अब रूल 5 में कुछ चेंजेस किए गए हैं इसी इन्हीं रूल्स के, तो वो क्या चेंजेस है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो ये था
कि यूनिट सेल प्राइस जो है प्री पैक्ड कमोडिटीज़ का वो अब देना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो है प्राइस लिखा होता था उस पर, बट ये नहीं पता होता था कि ये जो है पैक्ड कमोडिटी का प्राइस है, क्या ये इंपोर्ट करने के बाद का प्राइस है, क्या ये वहाँ पर जहाँ से हमने इंपोर्ट किया वहाँ पे उस जगह का प्राइस है, या क्या है। तो अब इसमें क्या कर दिया कंपलसरी कि अब आपको यूनिट सेल प्राइस जो जिसको आप जिस जो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो उसको कितने का यहाँ पर बेचने वाले हो, उसको इंडियन करेंसी में जो है आपको एमआरपी उसकी बतानी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके अंदर ये भी बताया गया है, जैसे पहले पहले क्या होता था, अभी तक ऑफ कोर्स, कि मंथ और ईयर जो है कमोडिटी का वो मेंशन करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन उसमें कोई क्लैरिटी ये नहीं थी कि वो मैन्युफैक्चर कब हुआ है प्रोडक्ट उसका मंथ और ईयर बताना है, कि इंपोर्ट जब किया है तब उसका मंथ और ईयर बताना है, ठीक है। तो अब क्लैरिटी ये दी जा रही है कि जब मैन्युफैक्चर किया गया है वो प्रोडक्ट, चाहे वो यूएस में बना हो, चाहे वो यूके में कहीं भी बना हो, जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हो, जब वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया था तो उसका मंथ और ईयर आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए एम्बिग्यूटी चली गई ना, पहले हमको ये नहीं पता होता कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है कि इंपोर्टिंग डेट है, ठीक है। अब ये बता दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी है उसके ऊपर, ठीक है। अब एमआरपी भी लिखना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर भी कि यूनिट जो आप बेच रहे हो उसकी एमआरपी इंडियन करेंसी में, ठीक है। अभी क्या होता है कि आपके जो है इंपोर्ट करते हो तो कभी कभी उस पर आपने देखोगे ना आइटम्स में डॉलर्स में प्राइस लिखा होता है, या दिनार में, जहाँ से भी आप मंगा रहे हो वहाँ की करेंसी में लिखा होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको इंडियन करेंसी में यहाँ पर कितने में आप मैक्सिमम इसको बेचोगे वो प्राइस यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस किए हैं, इससे क्लैरिटी आएगी और ज़्यादा कंप्लायंस बर्डन कम होगा, ठीक है। पहले आपको एम्बिग्यूटी होती थी जब आपको पता नहीं, आपका ये नहीं पता होता था कि मैन्युफैक्चरिंग मंथ लिखा है कि इंपोर्ट का मंथ लिखा है, रेट कौन सा लिखा है, पर यूनिट प्राइस लिखा है, कि पूरे की पूरी जो आपने पैकेज इंपोर्ट किया है उसका प्राइस लिखा है, ठीक है। तो उन सबको जो है वो उसके रिलेटेड जो एम्बिग्यूटी थी उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन दी गई है सारी के सारी रूल्स में, ये बेसिक चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी तो खत्म हो ही रही है, फिर लोगों को जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी पता होगा, वो प्रोडक्ट को देखकर बता सकेंगे कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या इसका एमआरपी है, वो उसके हिसाब से जो है कंज्यूमर फैसला ले सकेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फूड प्राइस इंडेक्स। तो यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो निकाला है। तो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इस टाइम पर फूड जो है आपके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं। पिछले जो जुलाई 2011 से लेके अभी तक में सबसे हाईएस्ट प्राइसेस जो है वो अब चल रहे हैं अक्टूबर में, ठीक है। तो ये फूड प्राइसेस के जो आप राइस कंट्री में भी देख रहे हो, तो ये कोई लोकल फिनोमेना नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही महंगा है सब कुछ इस टाइम पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है ये बता रहा है कि पिछले 2000 जो साल 2011 के बाद अब ऐसा मौका आया है कि जब सबसे ज़्यादा महंगाई हो गई है फूड प्राइजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी जब आपका मई 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था तब सबसे कम 4 ईयर लो पर पहुंच गए थे प्राइजेस, लेकिन अब सबसे पिछले 10 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों हो रहा है कि बिल्कुल नीचे से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं प्राइस, ऐसा क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है क्योंकि ऑयल प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन आया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 83-86 डॉलर पर बैरल जो है वो प्राइस चला गया है, ठीक है। तो अब अगर आप जो है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2014 के कंपैरिजन में तो प्राइसेस कम है, बट आप वो नहीं देख रहे हो क्योंकि आप इसमें डॉलर टू रुपी के जो आप वो ये नहीं देख रहे हो कि उस टाइम पर डॉलर टू रुपी का क्या प्राइस था और अब डॉलर टू रुपी का क्या प्राइस है, ठीक है। तो और भी कॉस्ट बढ़ गई हैं तब से, पिछले 7 साल में बहुत और कॉस्ट बढ़ी है, तो आप उसको इस आप बहकावे में मत जाना कि जो है फ्यूल प्राइसेस कम कम है एज़ कम्पेयर टू 2014, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, रादर थोड़े से ज़्यादा ही है अगर हम उस 2014 का के बाद का इन्फ्लेशन रेट भी उसको हम एडजस्ट कर दें तो, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ऑयल का कैसे इफेक्ट पड़ता है फूड प्राइसेस के ऊपर। तो फूड प्राइसेस और पेट्रोलियम आपस में लिंक होता है, ठीक है। क्यों लिंक होता है, एक तो बायोफ्यूल का रीज़न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है फूड प्राइस इंडेक्स ने। तो ये इंडेक्स कह रहा है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंट्रीज़ या कंपनीज़ क्या करेंगी, एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा करने की कोशिश करेंगी ताकि वो अपने क्रूड ऑयल की जो है वो सेविंग्स कर सकें, ठीक है। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग करने के लिए आपकी शुगर केन और कॉर्न की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब आपके अगर पेट्रोल के प्राइसेस या पेट्रोकेमिकल्स के क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपके सिंथेटिक फाइबर जो है उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। उस कंपैरिजन में फिर उस टाइम पर कॉटन जो है वो अफोर्डेबल लगने लगेगी और कंज्यूमर
कंज्यूमर्स की डिमांड कॉटन की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जब भी आपको एथेनॉल या फिर ब्लेंडिंग करनी है, बायोफ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप कॉर्न का जो है वो ज़्यादा उपयोग करने लगोगे। कॉर्न जो है वो को ज़्यादा डाइवर्ट किया जाएगा एथेनॉल बनाने के लिए। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है वीट। तो वीट को हम लाइव स्टॉक के यूज़ में डालना शुरू करेंगे। जब वीट को हम लाइव स्टॉक के यूज़ में डालना शुरू करेंगे तो उसके भी प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक सिर्फ फ्यूल के प्राइजेस से देखो आप कितने ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं फूड प्राइजेस पे, ठीक है। अब फिर वीट के जब आप लाइव स्टॉक में डालो तो वीट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं खाने की, फूड की, वो सबके प्राइस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर शुगर का भी ऐसा ही है। शुगर को भी अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग ज़्यादा करना चाह रहे हो ताकि आप क्रूड ऑयल के ऊपर सेविंग्स कर सको, तो शुगर को भी आप अल्कोहल बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, फर्मेंट करके उसकी एथेनॉल बनाने की कोशिश करोगे। तो उससे क्या होगा, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके भी प्राइजेस ऊपर हो जाएंगे। तो एक सिर्फ पेट्रोलियम के प्राइजेस की वजह से जो है आपकी पूरी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, आपके कॉर्न से लेके शुगर, शुगर से लेके वीट, वीट से लेके जो आपका ये शुगर के आपका सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल, ये सारी चीज़ों के जो है वो प्राइजेस पर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कमल राणा दिवे। तो अभी गूगल डूडल जो है, उन्होंने गूगल ने अभी एक डूडल बनाया था। गूगल जब आपने सर्च करोगे तो आपने को ये गूगल डूडल दिखा होगा कमल राणा दिवे जी का। तो ये एक इंडियन बायोमेडिकल रिसर्चर थे और इन्होंने कैंसर में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था और इन्होंने ये भी लिंक आइडेंटिफाई किया था कि कैंसर और वायरस के बीच में क्या लिंक होता है, ठीक है। तो ये एक इंडियन विमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन की मेंबर भी रही हैं। इन्होंने सबसे पहली कंट्री की टिश्यू कल्चर रिसर्च लेबोरेटरी को भी बनाया मुंबई में। इनको पद्म भूषण भी दिया गया था और ये आईसीएमआर की एमेरिटस मेडिकल साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये गूगल डूडल में जो है वो इनके 104th बर्थडे को सेलिब्रेट किया है, तो इसलिए न्यूज़ में थी, तो आपको इनके बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि पैक्सलोविड। तो पैक्सलोविड, अभी हमने मोल्नुपेरिवीर देखी थी ना अभी कुछ टाइम पहले, मर्क की एक एंटीवायरल पिल थी। तो उसी सिमिलरली एक फाइजर ने भी एक ओरल एंटीवायरल पिल जो है वो कोविड-19 से बचने के लिए निकाली है, पैक्सलोविड, ठीक है। तो इससे क्या है कि इन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 89% पेशेंट्स में इनको ये देखने को मिला कि जो है अगर सिम्टम्स आने के 3 दिन के अंदर अंदर ये पैक्सलोविड दे दी जाए तो सिम्टम्स जो है वो जो है पर्सन के अंदर जो है ये रेप्लिकेट नहीं हो पाता है, वायरस इनहिबिट हो जाता है और ये बहुत ही एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव आने लग जाती है, ठीक है। तो अब हमारे पास वैक्सीन भी हो गई, मतलब प्रिवेंशन भी हो गया, और हमारे पास एंटीवायरल पिल भी आ गई जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है 89%, ठीक है। मोल्नुपेरिवीर का जो इंडिया में ट्रायल्स हुए तो उसका तो 91% आया था रिजल्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एंटीवायरल पिल्स अगर इतनी इफेक्टिव हैं, अगर ये सच में इतना अच्छा काम कर रही है, तो हमारे पास वैक्सीन प्रिवेंशन भी है और ये एंटीवायरल पिल हमारे पास क्योर भी आ गया है। तो जिस बीमारी का हमारे पास प्रिवेंशन भी है और जिस बीमारी का हमारे पास क्योर भी आ गया है, तो उसको कुछ टाइम में हम एंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंडेमिक डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बीमारी को आप एंडेमिक डिक्लेयर कर देते हो तो उससे बचने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर लोगों के ऊपर आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है हमने आपको प्रिवेंशन भी दे दिया, अब आपको हमने क्योर भी दे दिया, अब आपकी जिम्मेदारी, आप इससे कैसा बचना चाहते हो। गवर्नमेंट कभी भी किसी डिसीज़ को परमानेंट आपको बचा सकती है क्या? आपको जो भी आपकी समझ लो HIV है या कोई कैंसर है, क्या गवर्नमेंट आपको उससे बचाने की कोशिश कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि वो एंडेमिक डिक्लेयर हो चुके हैं। अब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचने की, ठीक है, क्योंकि उसका जो भी इलाज अवेलेबल है, जितना भी इलाज अवेलेबल है, या कोई भी आप बीमारी ले लो, इवन आप फीवर ले लो या कोई भी आप ट्यूबरक्लोसिस ले लो, कोई भी बीमारी जो कि एंडेमिक डिक्लेयर हो चुकी है, उसमें आप बचने की जिम्मेदारी उससे आपकी खुद की है, ठीक है। तो अब अगर हम सच में देखें तो वैक्सीन भी आ गई है और ये प्रिवेंशन भी हमारे पास क्योर भी आ गया है, एंटीवायरल पिल। तो ये एक बेस्ट केस हो गया है कि गवर्नमेंट आने वाले कुछ टाइम में, मे बी इन अ ईयर, जो है इसको कोविड को एंडेमिक डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मेसियर 87। तो ये एक गैलेक्सी है, बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है, जिसके बारे में भी कुछ थेरेटिकल मॉडल्स दिए जा रहे हैं। साइंटिस्ट इस गैलेक्सी को जो है वो स्टडी कर रहे हैं और ये गैलेक्सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस ब्लैक होल के आसपास सराउंड कर रही है जिसकी आज तक हम सिर्फ एक ही ऐसा ब्लैक होल है जिसकी हम इमेज कर पाए हैं, ठीक है। उसके आसपास ये गैलेक्सी जो है वो हमको देखने को मिली है।
तो ये जो है, ये जो गैलेक्सी है, इसमें 7 ट्रिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है, इसमें 7 ट्रिलियन स्टार्स हैं, और कॉन्स्टिलेशन वर्गो भी इसी में ही लोकेटेड है, ठीक है। फिर ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है कि इसमें ग्लोबुलर जो क्लस्टर्स होते हैं, जो क्लस्टर्स धीरे धीरे छोटे छोटे क्लस्टर, बड़े बड़े क्लस्टर्स होंगे रादर, जिसके अंदर स्टार्स, प्लैनेट्स और ऐसे बहुत सारे आइटम्स जो है वो अवेलेबल होंगे, सेलेस्टियल बॉडीज। ऐसे ऑलमोस्ट 15,000 ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं इसके बीच में। और अगर हम मिल्की वे से कंपेयर करें तो मिल्की वे में तो सिर्फ 150 से 200 ऐसे क्लस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इतनी ब्राइट और इतनी बड़ी ये गैलेक्सी है कि ये वन ऑफ द ब्राइटेस्ट रेडियो सोर्सेज इन द स्काई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश नाउ, ओके। सो नाउ let us see the first topic, which is northeast monsoon. So you may be seeing that Chennai is receiving a flooding because of heavy rainfall. So it is not abnormal in this season to for Chennai to receive rains, because northeast monsoon is the cause of rains in the southern peninsula of the country during this October to December season. Okay, so the country has two monsoon systems. The first one you already know, southwest monsoon, which causes rain in this northern and central India region, rather the entire 75% of the country. So southwest monsoon is responsible for most of the rainfall in the country, and it occurs between June to September. But there is one another monsoon season that comes in October to December period, and we call it northeast monsoon. We also call it winter monsoon because the country gets winter season during this period. Okay, so this northeast monsoon is the cause of rainfall in Tamil Nadu, Puducherry, etc., all these regions, and it causes heavy rainfall in these areas. And when these northeast monsoon is combined with other weather systems like low pressure in Bay of Bengal, cyclonic activity, etc., it causes very heavy rainfall in this southern India region. Okay, so that's what is happening here in Chennai at this moment. So why is it important? Why this northeast monsoon is important is because Tamil Nadu receives almost 48%, rather I would say 50% of its annual rainfall, only in this northeast monsoon season. Okay, so what happens after the southwest monsoon retreats at the end of September or in mid October? The wind pattern over the country changes from southwesterly to northeasterly direction. So apart from this change in wind direction, other weather systems like low pressure systems, depressions, or cyclones in this area, in this Bay of Bengal area, causes this northeast monsoon. So what happens? The winds are moving from the northeast direction, northeast area to your South India, and this low pressure in Bay of Bengal is causing these winds to pick up moisture from Bay of Bengal region. And if there is a cyclone, then this activity will be intensified, and it will cause heavy rainfalls in the Chennai or the southern peninsular region. Okay, so now let us see the next topic, which is Padma Awards. So President of India has conferred Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri awards for the year 2020 at a civil investiture ceremony which was held at Rashtrapati Bhavan. So these awards are basically given in several disciplines or field of activities like art, social work, public affairs, science, engineering, etc. There are several fields in which these awards are given, and these awards are given for exceptional and distinguished service or high order services. So this Padma Vibhushan, this is the highest honor in as compared to the other two, and in this category the next one comes out to be Padma Bhushan, and it is given for distinguished service of high order in these categories. Okay, and this Padma Shri is given for distinguished service in any field. These Padma awards they are announced basically on Republic Day each year, and you may be knowing that in this year's prelims exam, there was a question on Padma awards. There was a statement that Bharat Ratna can be given only up to three
in a year. So that statement was correct. So just do not underestimate that these awards are not important for your exam, because a question has already been asked this year. Okay, so now let us see the next topic, which is legal metrology packaged commodity rules 2011. So these rules are basically changed or amended time and again as per the needs of the economy. So this Department of Consumer Affairs under the Ministry of Consumer Affairs changes these rules, and these rules are basically these rules basically apply to all those packed commodities which are imported by the country. Okay, so certain prior approvals are required to be taken by the importers, and what kind of approvals or what kind of rules they have to follow before they import a packaged product from overseas. These rules specify those particular standards. Okay, so according to the new rules, earlier the rules were saying that uh, uh, they had to mention the price of the product. Okay, but there was confusion if let's say you bought a box of 100 chocolates. Okay, but the price was mentioned outside the box, but there was confusion if the price was mentioned in dollars or let's say in pounds, and there was no specification as to how much quantity of products are there in that particular box. So now the rules are saying that you have to mention the per unit sale price of pre-packed commodities. So you will have to mention per unit price of each chocolate in that box. Okay, so that we can make comparisons easier with respect to other commodities. There is also a new rule. The new rule is also saying that earlier the month and year was mandatory, but it was not made clear as to what as to if that month or year relates to the date of import or date of manufacturing. But now the new rules are saying that the month and year of manufacturing must be prescribed on that particular commodity. Okay, so that would clear the ambiguities. Okay, now after the customs or any officer checks the products, they would be able to see that this particular product has been manufactured on this in this month and in this year. Okay, so there is also another rule which has been changed, and now it has been made mandatory that MRP of these products have to be mentioned by the importers in Indian currency. Okay, so earlier, like I've told you, that the prices of the products were mentioned in dollars or pounds or dinars as to depending upon from where the product is originating. So now the government has said under these rules that they have to mention the MRP of the product in Indian currency. Okay, so the significance of these rules is that it will clear all the ambiguities related to the import of the product, and it will reduce the compliance burden also. Earlier they would have to explain that what is this date or what amount of this product is mentioned. So now they would this would reduce the compliance burden as well as remove all the ambiguity or declaration of quantity sold by the importers in pre-packed commodities. Okay, so now let us see the next topic, which is food price index. So recently UNFAO, that is the UN Food and Agricultural Organization, has released the data showing the world food price index, and it has shown that the food prices worldwide are at the highest since July 2011. So if you're wondering that why the food prices in India are so high at this moment, so just remember that it is not a local phenomena, it is a worldwide phenomena, and it is happening due to the prices of oil. And how oil affects the prices of food, let's see that also. Okay, so petroleum and agricultural commodity prices are interlinked. How? Let's see that. So whenever the crude oil prices are rising, the oil companies start blending ethanol, or they start superior or increased blending of ethanol in the crude oil, so as to save money from the crude oil business. So once you start more and more blending of ethanol, these corn,
these sugar cane or palm or soybean oil, all these will come into more demand, because so as to ensure ethanol production. Okay, so similarly, if the petrochemicals or crude oil prices are high, the petrochemicals based synthetic fibers will be less in demand because they would become expensive, so cotton would become affordable. In that case, in this case, if crude oil prices rises, cotton becomes cheap or relatively affordable. Okay, and because ethanol has to be manufactured for blending in crude oil prices, corn is diverted to ethanol production. So its substitute, what is the substitute of corn? That is wheat. So wheat is used for livestock. So to feed the livestock, wheat is being used, and it this is being, so that's why the demand of wheat is also increased. Because the demand of wheat is increased, its price is increased, and if its price is increased, all the products which are having wheat as its ingredient also increase. Okay, so everything is almost linked with the fuel prices. Okay, similarly, same thing happens to sugar as well. If the crude oil prices rises, we have to make ethanol, and and the sugar cane farmers or the sugar cane mills start diverting cane towards ethanol production. In that case, the prices of sugar also increase. So that this is exactly what is happening today in at the world level. The prices of food commodities are rising. Of course, there is also a factor of increased transportation cost, but these factors are also responsible for direct food price increase. Okay, so now let us see the next topic, which is Kamal Rana Dive. So Google has recently celebrated the 104th birthday of Kamal Rana Dive with a Google Doodle. You may have seen it yesterday. So Kamal Rana Dive was a very famous Indian biomedical researcher. She researched in cancer and even saw the links between cancers and various kinds of viruses. She was the founder member of Indian Women Scientists Association. She was the first to establish a tissue culture research laboratory in India at Mumbai, and she was also awarded Padma Bhushan in medicine in 1982, and she has been an emeritus medical scientist of ICMR. Okay, so now let us see the next topic, which is Paxlovid. So I think in the last 3 to 4 days, three to 4 days back, we discussed about Molnupiravir, which is the antiviral pill of Merck, which is a German pharma company. Now Pfizer has also announced its pill, this oral antiviral pill, and it has shown promising result in containing COVID-19 disease. So the results have shown that if this pill is given within 3 days of the arrival of symptoms, then the person can almost 89% of the patients have shown decrease in virus expansion in the body, and in that case, in few days, the person gets into normal, the person becomes normal, and the RT-PCR report of the person gets normal also, or negative also. Okay, so this is basically inhibiting the spread of the virus. This Like I've told you in Molnupiravir, this confuses the software of the RNA of the virus, and what happens because of that, the virus fails to replicate itself in the body, and when it fails to replicate in the body, it slowly dies because it has failed to multiply in the body. In that case, this antiviral pill helps the body to recover itself faster than a body which has not received this pill. Okay, so now today we have the prevention in the form of vaccines, and now we have a cure. If these pills are claiming what these pills are claiming is true, then we have a cure also. So this makes a fit case for declaring this disease as endemic. So when a disease is declared endemic, then the responsibility of managing or responsibility of saving yourself from that disease shifts from the government to normal public or general public, because the government has provided you the prevention as well as the cure. So now it's your own responsibility to prevent yourself from this disease. Now the government would not be held responsible for your health issues if due to COVID. Okay, of course the government has none of the government has yet declared this as endemic now, but of course
in the next few months or maybe an year, this disease would be declared endemic because of this reason that we have both the prevention as well as cure. Okay, so now let us see the next topic, which is Messier 87. So there is a galaxy. It's a very large galaxy. It surrounds the only black hole which we have imaged so far, and scientists have made a theoretical model of this galaxy now. So this galaxy is a supergiant elliptical galaxy. It has almost several trillion stars, and in the constellation of Virgo, this constellation of Virgo is also a part of this Messier 87 galaxy, and it has almost 15,000 of globular clusters. So globular clusters are these clusters in which they have these stars, planets, and other celestial bodies. So these almost 15,000 of clusters are there, and if we compare it to Milky Way, the our galaxy, of which the Earth is a part, we have just 150 to 200 globular clusters, but in this galaxy there are almost 15,000 clusters, globular clusters. Okay, so it is also one of the brightest radio sources in the sky. It is such a big galaxy, and a theoretical model of this galaxy has been made by the scientist in Nature Astronomy publication. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.